हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेटर बना रहे होंगे, मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टेस्ट है बहुत ही खास होने वाला है और इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं ना कहीं पीछे आपको एग्ज़ाम से पूछे गए हैं और आपको एक यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए देखे जाते हैं। दोस्तों जो अपना क्वेश्चन है आपको पता है कि मैं डेली शाम 8 बजे, रात को 8 बजे अपना एक टेस्ट चलता है जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें। तो हीरा का अपर्तनांक क्या है? ठीक है, हीरा का अपर्तनांक क्या है आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अपर्तनांक किसी हर एक पदार्थ का जो अपर्तनांक होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हीरे का अपर्तनांक यहाँ से पूछा गया है। तो हीरे का जो अपर्तनांक होता है वो क्या होता है, 2 कितना होता है, 2 अगर बात करें हीरे के अपर्तनांक की तो ये होता है आपका 2.42, कितना होता है, 2.4। अगर आपसे पूछे कि जल का अपर्तनांक कितना होता है तो जल का अपर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कांच का अपर्तनांक क्या होता है तो कांच का अपर्तनांक होता है 1.5। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपर्तनांक हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि अलग अलग जो अपर्तनांक होता है, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि उस मतलब माध्यम में, ठीक है, जैसे कांच माध्यम है तो अपर्तनांक ही डिसाइड करता है कि किसी रंग का विचलन कितना अधिक हो रहा है या किसी रंग का विचलन कितना मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो यहाँ देखिए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, सिनेमा के जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, सॉरी दोस्तों, ये आपका कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखें, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो आपको पता है जब सूर्य उदय होता है तब भी क्या होता है, हमको लाल दिखाई देता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ध्यान से, क्या है कि जब सूर्य क्या होता है कि मतलब सूर्य जो है सबसे हमसे सबसे दूर कब होता है। मान लीजिए सूर्य है, तो जो सूर्य है दोस्तों यह सुबह और शाम दोनों टाइम सूर्य इस मार्ग पे क्या करता है, परिक्रमा लगाता है। सॉरी, सूर्य नहीं परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। एक सेकेंड देखिए ध्यान से, जैसे ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, या ये आपका क्या है, सूर्य है। ये जो सूर्य है दोस्तों इसका पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा लगाता है। तो पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाते हैं। कैसे, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर। तो ये आपका सुबह का टाइम हो गया। ठीक है, ये आपका सुबह सुबह जो है पृथ्वी मान लीजिए आपका यहाँ है, और अगर शाम की बात करें तो शाम में भी पृथ्वी क्या होगी, यहाँ होगी। तो दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। और सबसे कम ये मान लीजिए दोपहर का टाइम, देखिए ये सुबह का टाइम हो गया, ये आपका शाम का टाइम हो गया, और ये आपका दोपहर का टाइम हो गया। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए कि किस टाइम जो सूर्य है वो हमसे सबसे करीब होता है, तो याद रखिएगा जो सूर्य है ये सुबह के टाइम क्या होता है, हमसे सबसे दूर होता है, और शाम के टाइम सबसे दूर होता है, लेकिन दोपहर के टाइम सबसे करीब होता है। देखिए दोस्तों कि क्या है ना कि हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं, वही रंग दिखाई देता है जो हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। जब सूर्य से प्रकाश किरणें चलती हैं दोस्तों तो पता चलता है कि यह वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। किससे, वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। तो वायुमंडल से इन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे रंग हैं, तो उन सभी रंगों में, सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, बिखराव, यानी सभी रंग क्या होती हैं, हम उधर ही रुक जाती हैं। तो जो लाल रंग है दोस्तों वही सिर्फ क्या होता है, हमारे पास पहुंच पाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। याद रखिएगा लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है।
ये बात याद रखिएगा। और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। यानी लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या है, सबसे अधिक है। लाल की क्या होती है, अधिक होती है, और बैगनी का सबसे क्या होता है, कम होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। देखिए अब समझिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, यानी उसका बिखराव क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए, जब सूर्य सुबह और शाम में हमसे काफ़ी दूर होता है तो वहाँ से जो बाकी प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसे हरा हो गया, बैगनी हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ये सब क्या होते हैं, उधर ही रुक जाते हैं और सिर्फ लाल रंग वाला प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँच पाता है, जिससे सूर्य क्या हमको लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए किस कारण लाल दिखाई देता है। तो याद रखेंगे, प्रकाश की प्रकीर्णन कौन सी घटना है जिसके कारण सूर्य हमको लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण सूर्य हमको क्या करता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है। अब दोपहर के टाइम में सूर्य हमको श्वेत क्यों दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य के सभी प्रकाश एक साथ हमारे पास पहुंचते हैं तो हम उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो एक साथ जब हमारे पास पहुंचते हैं तो वह अलग अलग रंग का ना दिखा देंगे, हमको सिर्फ श्वेत प्रकाश ही दिखाई देता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे, इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, डेनमार्क को कहा जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर डेनमार्क को जो कहा जाता है वह कहा जाता है पवनों का देश। किसका देश, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। आपको पता होना चाहिए झीलों का देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ठीक है। फिर नहरों का देश किसे कहते हैं दोस्तों, तो नहरों का जो देश है वो कहते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्या कहते हैं, नहरों का देश कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखने होंगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। झीलों का देश फिनलैंड, नहरों का देश आपका पाकिस्तान, और सफ़ेद हाथियों का देश किसका, थाईलैंड। ये सारे चीज़ें आपको याद होने चाहिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर बात करें आप अगले क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए, आपको पता है एलपीजी का हम लोग उपयोग करते हैं, बायोगैस का उपयोग करते ही हैं, कोयला का उपयोग खाना बनाने में करते हैं। तो जो सीएनजी है, ठीक है, इसका हम उपयोग क्या करते हैं, खाना बनाने में नहीं करते हैं। बात करें अगर एलपीजी का, तो आपको पता है एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, एक क्या कहलाता है, किसका है, एलपीजी का फुल फॉर्म है। एलपीजी में से पूछता है कि किसका गंध आता है, तो एलपीजी में से मरकेप्टान का गंध आता है। किसका, मरकेप्टान का गंध किससे आता है, एलपीजी गैस से आता है। ठीक है। एलपीजी गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण कौन होता है, एलपीजी गैस होता है। बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन। प्रोपेन और ब्यूटेन किसमें, एलपीजी में पाया जाता है। ठीक है। 30 चीज़ें आपको याद रखने होंगे। बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी क्या होता है, तो कंपोस्ट, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, कंपोस्ट नेचुरल गैस, ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं। और ये जो गैस है दोस्तों, ये है इसको हरित गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सीएनजी को हम क्या बोलते हैं, हरित गैस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हरित गैस किसे कहते हैं, तो सीएनजी को आप क्या कहते हैं, हरित गैस कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, वायु क्या है, आपसे पूछा गया है वायु क्या है। ठीक है। तो देखिए वायु जो है, क्योंकि वायु में आपको पता है जो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वायु में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। उसके बाद पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%।
उसके बाद आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 0.003%। और शेष जो है आपका, शेष जो भाग है वो आपका जल वाष्प हो गया और अन्य अक्रिय गैसें हो गए, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण, ये अनेक गैसों का क्या है, आपका मिश्रण है। तो वायु आपका क्या है, एक मिश्रण होता है। तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर आप मिला देते हैं तो आप क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर गैस हो गया, जैसे आप समझिए कि अगर आप नमक में आप मिला दे रहे हैं चीनी, तो ये क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। ठीक है, तो जब किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। बात करते हैं यौगिक का। तो यौगिक में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को या पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, यौगिक। जैसे आप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को जब आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, H2O बनता है। तो इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 और 2 का रेशियो होना चाहिए। क्या, हमेशा जैसे हाइड्रोजन 2 होगा तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2। हाइड्रोजन 8 है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इनके बीच का अनुपात जो होगा एक निश्चित होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को या परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद द्रव को आपको पता ही है। ठीक है, तो चल आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें आप, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, देखिए अगर बात करें पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है, ठीक है, ये प्लाज्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा को। वैसे पदार्थ की टोटल मुख्य तो 3 अवस्थाएं हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बाकी जो चौथा अवस्था है प्लाज्मा, हम कहाँ पढ़ लेते हैं, आपके बायो में प्लाज्मा होता है। ठीक है, बात करें प्लाज्मा में तो आपको पता है प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, ब्लड का जो 55% भाग होता है, ब्लड जो आपका ब्लड होता है इसका 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। शेष में क्या है, आरबीसी होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है और फिर प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो याद रखिएगा ब्लड का कितना % भाग क्या होता है, प्लेटलेट्स। ब्लड का आपका 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बात करें प्लाज्मा का, अगर बात करें तो प्लाज्मा का 90% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल। 8% क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है, 8% इसमें 8% प्रोटीन होता है और 1% क्या होता है, लवण होता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा की अगर आप बात करेंगे तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में आपका 90% जल होता है, 90% जल, 8% क्या होता है, प्रोटीन और 1% क्या होता है, लवण होता है। ये होता है आपका पूरा प्लाज्मा। ठीक है, द्रव की अगर बात करें, द्रव्य की, तो पदार्थ यानी द्रव्य इसको आप कह सकते हैं। पदार्थ वे होते हैं जो आपके कहीं स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, उससे आप क्या कहते हैं, पदार्थ। तो फिजिक्स में आपको ठोस, द्रव, गैस के, तरल की बात करें, तरल वो होता है जिसमें बहने की गुण होती है। क्या होती है, बहने की गुण होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। ठीक है, तो तरल जिसमें जैसे हवा भी एक तरह का तरल पदार्थ ही है। ठीक है, तो समझ गए। तो यानी आपका से ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ के 4 अवस्थाएं हैं। कौन, ठोस, द्रव, गैस और एक आपका हो गया प्लाज्मा। ये पदार्थ के टोटल कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हो गए। ठीक है, आपको पता है ठोस, द्रव, गैस, ये आप पढ़े ही होंगे क्या होते हैं। आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो देखिए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले कणाद ने कहा था। किसने कहा था, कणाद ने कहा था सबसे पहले। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो है पदार्थ क्या क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। इसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। जैसे समझिए कोई पदार्थ है, जब पदार्थ को तोड़ा गया
तो डाल्टन ने जब पदार्थ को तोड़ा तो इसने कहा क्या, इसने कहा कि जो ये पदार्थ है इसको हम सबसे जो इसका छोटा कण पाया था, मान लीजिए सबसे छोटा कण इसने तोड़ कर देखा तो कहा कि यह परमाणु है, इसका नाम परमाणु रखा और कहा कि इसे अब तोड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी डाल्टन के अनुसार जो पदार्थ का सबसे, देखिए कणाद ने बस इतना कहा था कि जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ है एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद डाल्टन ने ये ज्ञात किया कि वह कण कौन है, परमाणु है। ठीक है, वह कण कौन है, परमाणु है। और डाल्टन ने कह दिया कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है वह परमाणु है और यह क्या है, एक अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य है। अब देखिए इसने क्या कह दिया कि यह अविभाज्य है। लेकिन इसके बाद जो रदरफोर्ड है, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु को और तोड़ा और निचोड़ा उसमें से, तो उसमें से परमाणु को जब निचोड़ा तो इसने क्या कहा, तो देखिए यहाँ पर फिर अब बाद में जब इसको और खोजा गया तो पता चला कि जो परमाणु होता है उसको भी हम क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यानी परमाणु को जब तोड़ा गया तो उसमें से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण माने जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो एक कहा था जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आपको याद रखने होंगे। बात करें दोस्तों कि वाटसन और क्रिक की, तो जो वाटसन और क्रिक है इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वाटसन और क्रिक की बात करें तो वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ये चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वाटसन और क्रिक की बात करें, दोनों मिलकर के ऐसे किया था। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर ने। किसने, अलेक्जेंडर ने की थी पेंसिलिन की खोज। और बात करें आपका मधुमेह की यानी इंसुलिन की जो खोज की थी, यानी मधुमेह के जो इंसुलिन है उसकी जो खोज की थी वो बैटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने, बैटिंग और बेस्ट, ये दोनों मिलकर के ने किसका खोज की थी, इंसुलिन का। ठीक है, बात गर्भ निरोधक गोली का जो खोज किया था, ठीक है, उसने किया था पिनकस ने किया था गर्भ निरोधक गोली खोज। विलियम हार्वे जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खोज किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। यानी जो बीपी की खोज की थी वह विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, लैंडिस्टर ने रक्त समूह का खोज किया था। किसका, रक्त समूह का खोज किया था लैंडिस्टर ने। ठीक है, और एंटीजन का भी खोज किसने किया था, एंटीजन, इसका भी खोज किसने किया था, लैंडिस्टर ने किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पोलियो का टीका किसने किया था, पोलियो का टीका की बात करें, पोलियो का टीका एक किया था जॉन साल्क ने किया था पोलियो के टीके का खोज। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या है। तो याद रखिएगा जो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई के लिए कौन सा जो हार्मोन्स है एक क्या कौन सा जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा सेरिबेलम जो है सेरिब्रम जो है यह आपका क्या है, जिम्मेदार है चतुराई और बुद्धि के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पे अनिषेक जनन प्रायः किस में दिखाई देती हैं। तो याद रखिएगा यह दिखाई देता है आपका अंगूर में। किसमें, ये अंगूर में दिखाई देता है
अनिषेक जनन प्राय जो है अंगूर में दिखाई देता है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।